जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है या स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में आता होगा कि जीएसटी नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर हमें लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो कौन सा लेना है, क्योंकि दो तरह की स्कीम्स यहाँ पर आती है, एक रेगुलर होता है और एक कॉम्पोजिशन होता है। अगर दोस्तों आपने कॉम्पोजिशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना है, ये छोटे दुकानदारों के लिए होता है जिन्हें ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना होता है। हालांकि रेगुलर के ऊपर हमने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर आपने जीएसटी लेना है और कॉम्पोजिशन के अंदर लेना है तो क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या एलिजिबिलिटी है कि कौन व्यक्ति जीएसटी कॉम्पोजिशन के अंदर जा सकता है। दोस्तों, आपको जीएसटी से रिलेटेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो या फाइलिंग्स हो, कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए छोटे व्यापारियों के लिए जो वरदान है जीएसटी कॉम्पोजिशन, उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक छोटे बिजनेसमैन हैं, आपको ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है और आपको फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है, तो जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में आज हमको बताएंगे, जो कि छोटे बिजनेसमैन, छोटे ट्रेडर्स, छोटे मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत फायदे की स्कीम है। ये तो आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा कि जीएसटी नंबर लेना कब जरूरी है, कब नहीं है। हालांकि इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखी है पूरे साल के अंदर। साल कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर। अगर बात करें 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026, तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जैसे ही आप 40 लाख रुपए क्रॉस कर जाओगे तो दोस्तों उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाता है। मान लीजिए पूरे साल में आपने 39 लाख रुपीज की ही सेल करी तो जीएसटी जरूरी नहीं है और अगले साल से फिर से ये लिमिट आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बार ये लिमिट क्रॉस कर दी और आपने दोस्तों जीएसटी नंबर ले लिया, फिर ये 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये लिमिट 20 लाख रुपए की है। बहुत तरह के ऐसे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं जहां 40 की जगह 20 और 20 की जगह 10 लाख है, तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाएगा। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट दोस्तों असम, मेघालय, इस तरह के स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वगैरह आ जाते हैं। तो आपने मन बना लिया है कि जीएसटी नंबर लेना है, तो जीएसटी दो तरह का होता है, एक रेगुलर होता है और एक कंपोजिशन होता है। रेगुलर में दोस्तों आपको प्रॉपर परचेज के बिल लेने पड़ेंगे, B2B में आपको बिजनेस टू बिजनेस के अंदर वो बिल दिखाने पड़ेंगे, ITC लेना पड़ेगा, हर महीने आपको GSTR 1 की रिटर्न, 3B की रिटर्न, ये सब भरनी पड़ेगी। और एक कंपोजिशन होता है, ज्यादा झंझट यहाँ पे नहीं होता है। दोनों ही स्कीम्स के दोस्तों अपने प्लस माइनस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जिसको भी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज हम सिर्फ कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक ट्रेडर हैं, चाहे आप होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या स्टार्टअप हैं, आप लोग जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा सकते हैं। तो जीएसटी नंबर लेना कंपोजिशन में किन किन लोगों के लिए फायदेमंद, एडवांटेजेस होगा, इसको आप लोगों को देख लेना है। एंड यूजर बाय गुड्स। अब दोस्तों आप एक दुकानदार हैं, आप एक लाला हैं, आप मोहल्ले में, अड़ोस में, पड़ोस में काम करते हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आया और खुद उस चीज को कंज्यूम करना है, मतलब आगे उसने बेचना नहीं है, तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप रेगुलर में हो या कंपोजिशन में हो। सामने वाला रीसेल के लिए नहीं ले रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं चाहिए, ना तो आपको चाहिए ना उसे चाहिए। अब सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये वो होता है जिसके अंदर की आपको जितना आपने जीएसटी भरा उसकी आपको इनपुट छूट मिल जाती है। बही खाते बहुत कम मेंटेन करने पड़ते हैं, ज्यादा बिलों का झंझट नहीं होता है और आपको टैक्स भी हर 3 महीने बाद पे करना होता है। हालांकि रेगुलर के अंदर भी एक स्कीम है QRMP, लेकिन वहां पर भी क्वार्टरली रिटर्न जाती है और मंथली पेमेंट करनी होती है। और आपको दोस्तों रेगुलर के अंदर क्या है, टैक्स हर महीने भरना होता है। कम फीस लगेगी, आपके अकाउंटेंट्स कभी रखें या ना रखें आप, और टैक्स प्रोफेशनल भी इस चीज के लिए बहुत कम फीस लेते हैं। तो ये कंपोजिशन स्कीम के फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर चीज के फायदे ही फायदे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसने माल आपसे खरीद करके आगे बेचना है, तो दोस्तों आप उस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब रीसेलिंग वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। अगर सामने वाले व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए और आप दोस्तों यहाँ पे जीएसटी बिल के अंदर कस्टमर से नहीं ले सकते हैं, इस चीज का और ध्यान दें। मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल बेचा तो उसके ऊपर जीएसटी तो भरना है, लेकिन वो आपको अपनी जेब से भरना है, कस्टमर से नहीं लेना होता है, आउट ऑफ पॉकेट होती है दोस्तों। एनुअल टर्नओवर अगर आपकी 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा चली गई, मान लीजिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए सेल चली गई, तो आप चाहकर भी इस कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। कुछ कैटेगरी जैसे दोस्तों तंबाकू, पान मसाला वगैरह है, वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अगर आपके 2 बिजनेस है तो दोनों के दोनों कंपोजिशन में जाने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते एक को मैं रेगुलर में ले लूं और एक को कंपोजिशन में ले लूं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज जीएसटी कंपोजिशन के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं और पंजाब में माल भेजना चाहते हैं, हरियाणा में, दिल्ली के अंदर, तो इंटर स्टेट सप्लाई आप लोगों के लिए अलाउड ही नहीं
नहीं होती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचना चाहते हैं, वो आपका यहाँ पे आकर के माल ले जाए, वो उसकी सिरदर्दी है, लेकिन आपको माल बेचने के लिए जो बिलिंग करनी है वो उसी स्टेट के अंदर करनी है। ई कॉमर्स सप्लाई दोस्तों, आजकल मीशो, फ्लिपकार्ट, इन चीजों पर अगर आपने प्रोडक्ट बेचना है तो यहाँ पर भी कंपोजिशन अलाउड नहीं होता है। सप्लायर को नॉर्मल टैक्स पेयर के अंदर अगर रिवर्स चार्ज दोस्तों एक आरसीएम होता है जीएसटी के अंदर, जिसमें आपको खुद को जीएसटी भरना पड़ता है, तो भरना तो आपको भी पड़ेगा, लेकिन उसका कोई छूट, उसकी कोई इनपुट आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू वगैरह बनाते या बेचते हैं तो दोस्तों कंपोजिशन स्कीम आप लोगों के लिए भी अवेलेबल नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर पिछले साल आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, या मान लीजिए इस साल भी 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं गई, तभी आप इस कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपको इस स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर है दोस्तों क्रॉस नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया था, नॉर्मल तो 1.5 करोड़ है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट मैंने बताए थे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, यहाँ पे सिर्फ 75 लाख रुपए की ही सेल आप कर सकते हैं। अगर 76 लाख रुपए की सेल हो गई तो दोस्तों आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा, कंपोजिशन के अंदर आप नहीं रह सकते हैं। और इन स्पेशल कैटेगरी के अलावा बाकी जो भी स्टेट्स हैं वो 1.5 करोड़ रुपए तक की सेल कंपोजिशन में कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो जीएसटी कंपोजिशन में नहीं जाकर के जीएसटी रेगुलर में उनको जाना पड़ेगा। अब दोस्तों पहले तो ये सिर्फ सेल वालों के लिए था कि सेल का 1% आपको जीएसटी देना होता है, लेकिन अब ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी, यहाँ पे सप्लाई सर्विस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या तो आपकी 10% ऑफ द टर्नओवर उस स्टेट की 10% से, मान लीजिए कि दोस्तों आपकी 40 लाख रुपए की आपने टोटल सेल करी है, तो 4 लाख से ज्यादा की सर्विस नहीं होनी चाहिए, या 5 लाख रुपए। तो इन दोनों में से जो भी दोस्तों आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उससे ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर हो जाती है तो आप सर्विस प्रोवाइडर के केस में यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। अब कितना टैक्स देना पड़ता है जीएसटी कंपोजिशन वालों को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जितना भी टैक्स होगा दोस्तों आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, माल बनाते हैं, तो 1% का आपको देना है दोस्तों। सेक्शन 10(1) के अंदर ये नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम है। एक सर्विस प्रोवाइडर वाले की आती है, वो अलग है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, माल खरीद करके बेचते हैं, तो 1% देना है। और रेस्टोरेंट वाले हैं, अगर आप कैटरिंग वाले हैं, तो दोस्तों 5% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा आउट ऑफ योर पॉकेट। अब दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं नॉर्मल कंपोजिशन के लिए तो आप इसे चूज कर सकते हैं। स्पेशल कंपोजिशन स्कीम मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है तो आप सर्विस प्रोवाइडर में भी जा सकते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विस रिसीट का 6% का जीएसटी अपनी ही जेब से देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दो तरह की कैटेगरी मैंने आपको बताई, एक तो नॉर्मल कंपोजिशन हो गया और एक स्पेशल कंपोजिशन हो गया। अब सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉर्मल के अंदर आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई है। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई दोस्तों यहाँ पर भी अलाउड नहीं है और यहाँ पर भी अलाउड नहीं है। सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड, नॉन टैक्सेबल मतलब बिना जीएसटी वाला आइटम जैसे कि दूध हो गया, कैटल फीड हो गया, वो यहाँ पे बेच सकते हैं, यहाँ नहीं बेच सकते हैं। ई कॉमर्स दोस्तों दोनों के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो ई कॉमर्स के लिए तो आपको रेगुलर के अंदर ही जाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है। एनआरआई पर्सन ये कंपोजिशन या स्पेशल कंपोजिशन की स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कैटेगरी मैंने आपको, आइसक्रीम, पान मसाला, ये जो भी वाटर है, तंबाकू है, इस तरह के प्रोडक्ट है तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं। रिवर्स चार्ज के अंदर भी दोस्तों आपको जीएसटी देना पड़ेगा अगर आपके ऊपर आरसीएम लागू होता है, और उसकी आपको छूट भी नहीं मिलने वाली है। बात करें आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये जो बिल, जब आप कोई भी काम या सेल या सर्विस करेंगे तो वहां पे आपको बिल काटना पड़ता है, तो वो बिल ऑफ सप्लाई के नाम से काटेंगे। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन जीएसटीआर 01 में लेना पड़ेगा। जीएसटी कैसे लेना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, और जैसे ही आपकी 40 लाख से या 20 लाख से सेल क्रॉस कर जाती है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और आपको जब भी रजिस्ट्रेशन डेट आई है उसके बाद में जितनी भी आप सेल्स करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब दोस्तों आपकी या तो टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा चली गई, या आप चाहते हैं कि मुझे तो रेगुलर के अंदर जाना है, तो जीएसटी CMP 04 का फॉर्म भरना है अगर वो विड्रॉ करना चाहता है बिफोर ड्यू डेट। और अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दोस्तों आपको वहां पे जो भी, अगर मान लीजिए आप कंपोजिशन के अंदर थे और आपके पास कोई माल पड़ा है, अब उसको आप बेचेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा 5, 12, 18, 28 जो भी रेट होता है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी का ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, तो ITC 01 का फॉर्म आपको 30 दिन के अंदर अंदर भर देना है। तो जो भी आपके पास माल पड़ा था उस पे आपने जीएसटी दिया हुआ था, उसका इनपुट आपको मिल जाने वाला है। इसके अलावा कुछ और चीजें होती है दोस्तों, डिपार्टमेंट को कोई नोटिस निकाल के कुछ पूछना है तो CMP 05 में लेंगे, और आपको जो रिप्लाई देना है
06 में देना है, फिर ऑफिसर ऑर्डर देंगे CMP 07 के अंदर। ITC 1 का मैंने आपको बता दिया। और ऑफिसर जो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं या कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं वो टोटली केस टू केस पर डिपेंड करेगा। अब आपने GST नंबर तो ले लिया, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो भी माल खरीदेंगे उसकी परचेज में एंट्री करेंगे, जो भी माल बेचेंगे उसकी सेल में एंट्री करेंगे। हर 3 महीने जैसे ही खत्म होते हैं तो क्वार्टरली आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, जिसे कि CMP 08 बोला जाता है। जैसे ही आपका क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके अगले महीने की 18 तारीख तक, अब मान लीजिए दोस्तों आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर था, तो 18 जनवरी तक आपको ये भर देनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च है तो दोस्तों आपको 18 अप्रैल तक यहाँ पे भर देनी है। और साल खत्म होने के बाद GSTR 4 का फॉर्म भरना होता है, रिटर्न बोलते हैं इसे। पहले तो क्या होती थी, जैसे कि मान लीजिए 31 मार्च 2026 खत्म हुआ तो 30 अप्रैल तक करनी होती थी। अब 2 महीने बढ़ा करके 30 जून कर दिया है, तो GSTR 4 की डेट को आप भर दें, नहीं तो यहाँ पे पेनल्टी लगती है। CMP 08 में पेनल्टी तो नहीं है, लेकिन आपने टैक्स लेट भरा था तो इसका ब्याज आपसे मांगा जा सकता है। तो दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने से पहले आपको अपने टैक्स प्रोफेशनल से जरूर डिस्कस कर लेनी चाहिए कि सर मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। दोस्तों एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है जहां पर एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए की सेल कर दी, तो क्या इस व्यक्ति को GST नंबर लेना पड़ेगा और क्यों लेना पड़ेगा? और एक स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है दोस्तों जहां पर उसने 76 लाख रुपए की सेल कर दी, तो क्या ये कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है? हमें दोनों ही सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक करें, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो छोटे दुकानदार हैं, GST लेना भी चाहते हैं, ज्यादा झंझट में भी नहीं पड़ना चाहते हैं। और प्लीज अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।